वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 25 अगस्त और हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने दिल्ली राइज 2020 द अनटोल्ड स्टोरी किताब लिखी है। देखिए, ये जो किताब है ना, इसको 3 राइटर्स द्वारा लिखा गया। इसकी जो राइटर है पहली, जिनका नाम है प्रेरणा मल्होत्रा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सोनाली चितलंकर जो है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर है। और मोनिका अरोरा, यह सुप्रीम कोर्ट की एक वकील है। तो इन तीनों के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। अब यह किताब जो है वह लिखी गई है दिल्ली में जो दंगे हुए थे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो दंगे हुए थे। आपने काफ़ी कुछ फोटोज वायरल हुई थी, जैसे कि एक शाहरुख था, वो बंदूक लेके एक पुलिस वाले के सामने खड़ा हुआ था। तो काफ़ी बड़े लेवल पर यह जो दंगे हुए थे, इनको भड़काने वाले जो लोग थे ना, उन लोगों के ऊपर ये बुक लिखी गई है। उन लोगों की पोल खोलने के लिए ये बुक लिखी गई है। तो ये जो बुक है ना, पहले तो इसको पब्लिश करने वाला था ब्लूम्सबेरी इंडिया, ठीक है। ब्लूम्सबेरी जो पब्लिकेशन है, ये एक ब्रिटेन का पब्लिकेशन हाउस है। तो पहले तो जब इस बुक को वहाँ भेजा गया, उसने इसको अप्रूव कर दिया, इसकी 100 कॉपियाँ दे दी। लेकिन उसके बाद इसके ऊपर दबाव पड़ा, ठीक है, ब्लूम्सबेरी पर दबाव पड़ा, और ब्लूम्सबेरी ने फिर अपने हाथ पीछे ले लिए कि वह इस बुक को पब्लिश नहीं करेगा। इस बुक को बैन करने की बातें चलने लगी। अगर आप भी न्यूज़ खोलेंगे तो आपको न्यूज़ पे सिर्फ एक ही बुक दिखेगी, ये बुक दिखेगी, इसके ऊपर बात चल रही होगी कि इसको बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये वो लोग हैं जो एक बुक को बैन करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, 26/11 का जो हमला हुआ था, उसके ऊपर एक बुक आई थी जिसका नाम था आरएसएस की जो साजिश थी ना। 26/11 का जो हमला था, उसको आरएसएस की साजिश बता दिया गया था, और बुक आई थी, काफ़ी अच्छे से पब्लिश हुई थी। देखिए, ये बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, किसी एक पार्टी से संबंध रखते हैं, आप जानते हैं किस पार्टी से संबंध रखते हैं। तो इन्होंने इस बुक को काफ़ी अच्छे से लॉन्च किया, सब कुछ किया, लेकिन पता था, पाकिस्तान ने तक जिम्मेदारी ले ली थी, भाई ये जो हमला है वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बाद भी ऐसी बुक को छापा जा रहा था, तब किसी ने मांग नहीं उठाई कि इनको बैन करना नहीं करना है। लेकिन एक बुक आती है जिसका नाम है दिल्ली राइज 2020, जो कि बताती है उन लोगों के बारे में जो जिनका काम यही है कि वो हिंदू मुस्लिम करते रहे। तो ऐसे लोगों को जब इस बुक के बारे में पता चलता है, तो वो दबाव डालते हैं ब्लूम्सबेरी पब्लिकेशन पे, और ब्लूम्सबेरी पब्लिकेशन अपने हाथ पीछे हटाने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब इसके सपोर्ट करने के लिए गरुड़ पब्लिकेशन सामने आया। अब ये बुक पब्लिश होगी और हम सभी को इसका सपोर्ट करना है, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। So we have a crucial announcement guys. From tomorrow onwards our daily current affairs video will not be uploaded on this channel सफलता के सारथी। कल से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सफलता के सारथी चैनल पे अपलोड नहीं होगी। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने के लिए आप लोगों ने हमको मजबूर किया है। ये जो पुअर रिस्पॉन्स है ना आप लोगों का, इसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट फैला हुआ है। उसकी वजह से ये फैसले लिए गए हैं कि अब से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आएगी, उसको रिप्लेस करेगी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है ना, ऐसा नहीं होगा कि हम करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करना बंद कर देंगे। जो हमारा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है इंस्टाग्राम चैनल की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे PDF की फॉर्म में आपको रोज़ करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन उस तरह से नहीं होंगी चीज़ें जिस तरह से हम वीडियो में आके आपको पूरी तरह से डिटेल में एक एक ऑप्शंस के साथ कवर करके आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते थे। हो सकता है हमारे कंटेंट में कुछ दिक्कत हो, कंटेंट में कोई फॉल्ट हो, एक्सप्लेनेशन में कोई फॉल्ट हो, या फिर कोई वॉइस में फॉल्ट हो, जिसकी वजह से ये सब चीज़ हमको देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये काफ़ी अच्छा नहीं है। तो ये हम आपको कोशिश करते थे कि हम जो करंट अफेयर्स है, हम उनको आपको रटना ना पड़े, क्योंकि हम ऑप्शंस में उनको कवर करने का कोशिश किया करते थे। हम ये चाहते थे कि आपको सिर्फ वीडियो देखने पर ही वो याद हो जाए। लेकिन हो सकता है आपको लग रहा हो कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि उसमें डिटेल्स हमको प्रोवाइड करना होता है। हम आपको धोखा नहीं दे सकते हैं। जितना हो सकता है हम उतना आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि एग्जाम में आपको जब वो क्वेश्चन मिले आप उसका आंसर दे पाएँ। करंट अफेयर रटोगे, एक दिन भूल जाओगे, लेकिन इस तरह से बार बार उसको देखोगे ना, तो वो काफ़ी लंबे समय तक दिमाग में छपा रहेगा। बस हमारी ये पॉलिसी थी। हो सकता है ये आपको पसंद नहीं आई हो, लेकिन अब होगा ये कि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आएंगी, अब वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आएंगी, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो स्पेशल टॉपिक होते हैं ना, जैसे कि हमने कवर किया था नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, या फिर हमने राम मंदिर कवर किया था, इस तरह की जो टॉपिक्स हैं हम इनको बीच बीच में कवर करते रहेंगे, ताकि आपके और भी काफ़ी क्वेश्चंस ना छूटें। तो ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी, ठीक है। तो कल से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आएगी, इस चैनल पे अपलोड नहीं होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चाइना ने कौन सी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया।
स्थिति ये चल रही है कि चाइना ने पहले तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला दिया। अब मजे में चल रहा है चाइना और बहुत सारी सैटेलाइट्स को वो लॉन्च कर रहा है। पहले तो इन्होंने सैटेलाइट को लॉन्च किया बेदोई 3GE-03। ये कि नेविगेशन सैटेलाइट है, गूगल की तर्ज पे जो गूगल मैप है ना जिसका आप यूज़ करते हैं उसके जैसा एक सैटेलाइट, उसकी जैसा ही ये कार्य करेगा, उसके तर्ज पे इसको लॉन्च किया गया, बल्कि ये गूगल मैप से ज़्यादा पावरफुल भी है। इसके अलावा फिर उसने लॉन्च किया F-60। अब F-60 है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना। उसके बाद उसने लॉन्च किया अपना पहला इंडिपेंडेंट मार्स मिशन, ठीक है, टाइवेन 1, ठीक है। अब ये जो मिशन था ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था, इसमें चाइना ने किसी के ऊपर निर्भर होकर इसको लॉन्च नहीं किया, ठीक है, मार्स पे भेजने के लिए। इसके अलावा मार्स के लिए तो यूएई ने भी अपना एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है मिशन होप, ये भी आपको याद रखना है। देखिए उसके बाद अब मैं बात करता हूँ इसका जो राइट आंसर क्या है, जो हाल ही में लॉन्च किया गया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो उसका नाम है गेफोन 905, ठीक है, गेफोन 905। ये जो सैटेलाइट है ना ये चाइना का हाई रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। और इसको जिस रॉकेट से भेजा जा रहा है, अगर मैं उसके नाम की बात करूं तो उसका नाम है लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट। देखिए ये जो रॉकेट है ना, इसी रॉकेट से एक और सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया जिसका नाम है TNTO-5, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य सैटेलाइट भी हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। अगर मैं उनको रिवाइज कराने की कोशिश करूं तो OFAC-16 जो कि एक मिलिट्री सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया था इजराइल के द्वारा। एमेजोनिया 1 इस सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया था, ब्राज़ील का ये सैटेलाइट है। हाल ही में किस नदी पर भारत का सबसे लंबा रिवर रोपवे का उद्घाटन हुआ है? देखिए ये जो नदी है यह ब्रह्मपुत्र नदी। अगर मैं रिवर रोपवे के बारे में बात करूं तो ये गुवाहाटी व उत्तरी गुवाहाटी को आपस में कनेक्ट करेगा। और जो भारत का सबसे लंबा शिखर रोपवे है जिसकी लंबाई होगी 8 किलोमीटर। देखिए इसको मुख्यतः पर्यटन को बढ़ाने के लिए इसको निर्माण किया गया है। और यह इसके माध्यम से जो पर्यटक हैं या जो लोग हैं वह पिकॉक आइसलैंड जो है वहाँ पर एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है उमानंदा मंदिर, वहाँ पर पहुँचने के लिए इसका निर्माण किया गया है, ये आपको याद रखना है। देखिए अब अगर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र नदी की, अगर बात हो रही है तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वह तिब्बत में है जिसका नाम है आंगसांग ग्लेशियर। वहाँ से ये बहती हुई आती है। देखिए तिब्बत में इस नदी को कहा जाता है सांगपो रिवर, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो चीनी लोग हैं वह इस नदी को कहते हैं दिहांग रिवर। और उसके बाद यह नदी बहती हुई आती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यांग्याब दर्रे से यह भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो यांग्याब दर्रा है। जब ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है तो उसके बाद इससे और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जब ये प्रवेश करती है तो इस पर कुछ ब्रिज बनाए गए हैं हाल ही में, जैसे कि सबसे लंबा सड़क पुल जो है भूपेन हजारिका जी का सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है। बोगीवील ब्रिज जो कि रेल प्लस रोड ब्रिज है, ठीक है, सबसे लंबा, ये भी सबसे लंबा बनाया गया है। ये जो है ना ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब आगे बढ़ती है तो वो असम में आती है। असम में ही ये बोगीबील ब्रिज भी है। असम में ही एक मांजुली द्वीप का ये निर्माण करती है। जो मांजुली द्वीप है ना ये इम्पोर्टेंट बहुत इसलिए हो जाता है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक जनजाति रहती है सोनवाल करके, ठीक है। अब मैं बात करूँ ये जो अन्य ऑप्शंस लिखे इनके बारे में। देखिए हाल ही में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था रेलवे का सबसे ऊंचा जो पियर ब्रिज है, जो खंबे इस पे जो ब्रिज का निर्माण होता है, जो पियर ब्रिज है उसका निर्माण किया जा रहा है, तो वो किया गया इजराइल नदी पर, उसका निर्माण किया जा रहा है। और ये मणिपुर में इस ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ चेनाब रिवर के बारे में, देखिए जो चेनाब रिवर है ना इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि रेलवे एक ब्रिज का निर्माण करने जा रही है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज होगा, ठीक है, चेनाब रेल ब्रिज, ये आपको याद रखना है। और इसकी हाइट इतनी ज़्यादा होगी अगर इसके आधार में आईफिल टावर को रख दिया जाए उसके बाद भी ये 39 मीटर ऊंचा होगा। तो देखा जाए तो काफ़ी ऊंचा रेल ब्रिज होगा जिसका निर्माण अभी चल रहा है जम्मू कश्मीर में, आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो महानदी है उसके बारे में बात की जाए तो महानदी पर जो है आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं यहाँ पे हीराकुंड डैम जो है बना हुआ है, उड़ीसा में महानदी पर ही बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा डैम है ये आपको याद रखना है। जबकि अगर मैं बात करूं भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा है तो वह है भाखड़ा नागल डैम जो कि हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब यहाँ पर स्थित है। और जो भागीरथी नदी जो है इस पर ये है। हाल ही में किन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है?
देखिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम जो है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में आयोजित एक वर्चुअली प्रोग्राम में 3 पूर्व क्रिकेटर्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इनके बारे में बात की जाए तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के महान पूर्व ऑलराउंडर जैक एलिस की। उसके बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज जाहिर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की पूर्व कप्तान लीसा स्टारलेकर, इन तीनों को शामिल किया गया आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। देखिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं उन भारतीयों की जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है, तो 6 भारतीय हैं जिनके नाम की अगर मैं बात करूं तो पहले तो सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर, तो इनको पहले शामिल किया जा चुका है। अब मैं बात करूं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हाल ही में आईसीसी ने वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए 100% क्रिकेट अभियान की शुरुआत की है। आईसीसी ने अपनी ओडीआई व टेस्ट टीम ऑफ द ईयर की घोषणा की, जिसमें विराट कोहली को कप्तान बनाया। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। हाल ही में भारतीय अंपायर नितिन मेनन ने आईसीसी के एलिट पैनल में इनको शामिल किया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भारतीय अंपायर केएन अनंथा पद्मनाभन, इनको भी आईसीसी इंटरनेशनल अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया, ये आपको याद रखना है। ये आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। इनके स्थान पर इंतरिम अध्यक्ष बनाए गए इमरान ख्वाजा। देखिए वर्तमान में जो सीईओ हैं आईसीसी के, वह है मनु साहनी, हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन ब्रिटिश ओपन जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला बन गई हैं? देखिए इनका नाम है सोफिया पोपोव। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो देखिए ये जो ब्रिटिश ओपन जैसा बड़ा टूर्नामेंट है, इसको जीतने वाली यह पहली महिला गोल्फर बन गई हैं, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में सोफिया जो है सोफिया इसके पहले इन्होंने कोई भी सीनियर प्रोफेशनल इवेंट नहीं जीता है। इन्होंने 3-4 बार पार्टिसिपेट किया था और ये इनका चौथी बार का पार्टिसिपेशन था जब इन्होंने ब्रिटिश ओपन को जीत लिया, आपको याद रखना है। देखिए अगर बात गोल्फ की हो रही है तो गोल्फ से जुड़े कुछ हम टर्मोलॉजीज़ की बात करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि ये टर्मोलॉजी किस खेल से जुड़ी है। जैसे कि इसमें यूज़ होती है टी, द ग्रीन और आयरन, इस प्रकार की टर्मोलॉजी यूज़ होती है गोल्फ में, आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में तो हाल ही में शोभा मंडल जो है, इनको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है और ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता करने वाली ये पहली महिला हैं, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ नाओमी ओसाका के बारे में, देखिए फोर्ब्स के द्वारा दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची जारी की गई थी, जिसमें टॉप पर थी नाओमी ओसाका और ये जापान की हैं, आपको याद रखना है, और ये टेनिस खेलती हैं। अब अगर मैं बात करूं शोभा शेखर के बारे में, देखिए शोभा शेखर जो है ये एक भारतीय संगीतकार हैं। इनको मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है 2020 के लिए, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कौन सी किताब को लॉन्च किया है? तो इस किताब का नाम है गैस्ट्रिक कैंसर और इस किताब को संपादित किया गया है डॉक्टर अशोक के वैद्य के द्वारा। देखिए जो डॉक्टर अशोक है ना, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, काफ़ी प्रसिद्ध डॉक्टर हैं ये, और 2009 में इसको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह जो बुक है ना, इसको पब्लिश करेंगे स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ अन्य बुक्स जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि वन अरेंज्ड मर्डर जो है, यह चेतन भगत के द्वारा लॉन्च की जाएगी सितंबर में, चेतन भगत के द्वारा इसको लिखा गया है। इसके अलावा जो रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं अर्जुन सुब्रमण्यम, इन्होंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियन वॉर 1972-2020। तो इस सीरीज़ की पहली बुक जो है, जिसका नाम है इंडिया वॉर्स अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 से 1971, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब अगर मैं बात करूं कुछ अन्य किताबों के बारे में, जैसे कि दलाई लामा जो है, इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ठीक है, ये बुक आपको याद रखनी है। ठीक है, ये जो बुक है ना, इसे पत्रकार फ्रेंच ऑल्ट के साथ मिलकर लिखा गया है, जिसे नवंबर में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर जी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल पर आधारित कनेक्टिंग
कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग जो बुक है उसका ई वर्जन लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। और इस बुक को राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। देखिए ये जो बुक है ना, इसके अलावा नीना रॉय ने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या, ठीक है, नवंबर में इसको लॉन्च होना है। पत्रकार व लेखक यतीश यादव ने एक बुक लिखी जिसका नाम है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोवर्ट ऑपरेशन, ठीक है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने हाल ही में एक बुक लॉन्च किया जिसका नाम है सियासत में सदस्यता, जिसको लिखा है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जिनका नाम है विजय कुमार चौधरी ने इसको लिखा है सियासत में सदस्यता, आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियंस लीग जीत ली है? तो इसको जीता है जर्मनी के फुटबॉल क्लब जिसका नाम है बायर्न म्यूनिख। देखिए यह बायर्न म्यूनिख की 6वीं जीत है, जो आपको याद रखना है। और फाइनल्स में इन्होंने हराया है पेरिस सेंट जर्मन PSG क्लब को 1-0 से इन्होंने हराया। और इस सीजन में बायर्न म्यूनिख ने 11 मैच खेले और सभी के सभी जीत लिए, और ये ऐसा करने वाला पहला क्लब भी बन गया है। देखिए अगर मैं बात करूँ इन ऑप्शंस के बारे में, तो हाल ही में इंग्लैंड में आयोजित हुआ था प्रीमियर फुटबॉल लीग जिसको जीता है लिवरपूल ने, ये आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूँ स्पेन में आयोजित हुई थी ला लीगा चैंपियंस लीग जिसको जीता था रियल मैड्रिड ने, ये भी आपको याद रखना है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, जो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन है ना, इसका जब क्वार्टर फाइनल हुआ था तो क्वार्टर फाइनल में बायर्न म्यूनिख ने बार्सिलोना को 8-2 से हराया था, ठीक है। और 1946 के बाद ये सब पहली बार हुआ था जब बार्सिलोना क्लब को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में नेशनल ट्रांसजेंडर काउंसिल का गठन किया है? तो देखिए इसकी अध्यक्षता की है हमारे केंद्रीय सोशल जस्टिस व एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावर चंद गहलोत ने। अगर मैं इस काउंसिल के बारे में बात करूं तो हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सम्मान प्रदान करने के लिए एवं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं या जो प्रोग्राम्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लागू करने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का गठन किया है, ठीक है। तो यह जो परिषद रहेगी इसमें 5 मेंबर्स रहेंगे, 5 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। और जो ट्रांसजेंडर काउंसिल है ना, वह ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के तहत स्थापित इसको किया गया है। अब अगर हम बात करूँ जो अन्य ऑप्शंस लिखे हुए इनके बारे में, देखिए हाल ही में नाबार्ड के जो पूर्व अध्यक्ष थे जिनका नाम था हर्ष कुमार बनवाला, इनको कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। अगर मैं बात करूं अजय त्यागी के बारे में, देखिए जो अजय त्यागी है ना, इनको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में इनका जो कार्यकाल है उसको 18 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है, आपको याद रखना है। अगर बात करूँ जो अर्जुन मुंडा लिखे हुए इनके बारे में, तो ये ट्रैवल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, आप सभी काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो इन्होंने मुंबई में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है, आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर क्या है, तो हाल ही में BSF के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए हैं राकेश अस्थाना। जिन्होंने राइट आंसर दिया उनके लिए वेरी गुड। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए कल से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आएगी, तो वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी। तो फिर मिलते हैं वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो में, कल नहीं मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।